हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो पॉलिटी के प्रश्नों को शामिल किया है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम में इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया इसमें कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति होती है उसमें आपका प्रधान कौन होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का, तो इसका जो प्रधान होता है या अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है या अध्यक्ष होता है वह आपका प्रधानमंत्री होता है। तो इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, यह जो है कि सुरक्षा और राजनीतिक हितों के मामले में जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य करती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है यह प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक हितों के मामले में जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाह देती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो वह आपका होता है राष्ट्रपति के पास। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्धारित करने की कितनी संख्या होनी चाहिए यह अधिकार होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार का ऐसा कौन सा अधिकारी होता है जो कि भारतीय संसद में जो है कि आपका कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो वह आपका अटॉर्नी जनरल होता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी जो है कि 2020 या 21 के आसपास जो बीपीएससी हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है कि महान्यायवादी बोला जाता है और भारत का महान्यायवादी जो है वह संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल होता है वह जो है कि सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, उसमें बोल भी सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही प्रश्न देखिए आपसे घुमा करके पूछा गया है कि एक गैर सदस्य के रूप में जो है संसद के किसी भी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो वह आपका कौन होता है। तो वह आपका महान्यायवादी होता है। अभी हमने आपको बताया, जिसको कि अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं यह सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा कई बार पूछे गए हैं, 3 बार 4 बार रिपीट करके पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 अगर आप देखे होंगे, 2 देखे होंगे और 3 जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें आप देखेंगे तो जो पॉलिटी के प्रश्न होते हैं वह रिपीट होते हैं। जैसा आपका टीआरई 1 में आया था उसी के आधार पर टीआरई 2 में आया था, उसी के आधार पर टीआरई 3 में आएगा। तो ऐसे जो है कि यह सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के ही आधार पर बीपीएससी जो है कि एग्ज़ाम लेता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। जी हाँ दोस्तों, भारत में अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो इसका आधार आपका क्या है। तो इसका आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वह है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह है
कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को तो आप जरूर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है और यह न केवल बीपीएससी यह प्रश्न पूछता है, इंडिया के जितने भी वनडे एग्जाम वगैरह होते हैं सभी में यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है। यह आपका है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव मंडल होता है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें जो है वह संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो है कि राज्य विधानसभाओं के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह सभी भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, संसद के जो दोनों सदन हो गए उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वह और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह सभी लोग भाग लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का आपका चुनाव होता है यह संसद के दोनों सदन तो भाग लेते ही हैं, साथ ही में जो है कि आपका कौन भाग लेता है तो वह जो है कि आपके राज्य विधानसभाओं के जो है सभी निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो है कि आपका अलग अलग दिया गया है। इसमें जो है कि संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा, इसमें देखिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, तो यहाँ पर वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वही सिर्फ भाग लेते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो पंचायती राज्य है यह किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो यह आपका किसके आधार पर किया गया है, तो वह किया गया है 73वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1992 ईस्वी में हुआ था और यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। और इसमें जो है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ करके जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था ने स्थान आरक्षित है। तो देखिए, पूछा गया कि जो भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, तो वह आपका है पंचायती राज में। तो इसको आप याद रखिएगा। पंचायती राज में जो है कि महिलाओं के लिए जो है वह आपका 50% जो है कि आरक्षण दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक जो है कि हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे आपको। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पर फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर किया जाता है, और जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक वगैरह भी देते हैं। तो इसलिए वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाली विशेष इस चुनाव को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि व्यवस्थापिका के लिए जो है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो है होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है। तो उसको
उपचुनाव कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि अगर कोई निर्वाचित सदस्य जो है कि इस्तीफा दे देता है या उसका निधन हो जाता है या वह अपने पद से हट जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, उसके लिए उस सीट के लिए फिर से उपचुनाव होता है, तो उसी को हम बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है वह आपका लगभग इस समय जो है कि 34 के आसपास है। तो इसलिए कोई विकल्प इसमें से सही नहीं है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ था, तो वह आपका जो हुआ था 2 अक्टूबर 1992 को। जी हाँ दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसका प्रारंभ जो है कि 2 अक्टूबर 1992 में इसको जो है कि किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास करना। जी हाँ दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था कि जो भारत के ग्रामीण समुदायों का जो है वह समग्र विकास करना। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने के हेतु निर्णय कौन लेता है। तो देखिए, अगर हम बात करें पंचायत का जो चुनाव करने के लिए जो निर्णय लिया जाता है वह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज का जो चुनाव कराया जाता है उसका निर्णय जो है कि राज्य सरकार लेती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो अभी हमने पिछला प्रश्न आपको कराया कि जो पंचायती राज है इसका जो चुनाव है उसको कराने के लिए जो है कि राज्य सरकार निर्णय लेती है। तो यह आपका राज्य सूची का विषय है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है कि बी वाला आपका सही हो जाएगा कि पंचायती राज प्रणाली जो है वह आपका राज्य सूची का विषय है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, यह जो है यह आपका राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। दोस्तों देखिए, एक ही प्रश्न को जो है कि घुमा घुमा के कितनी बार पूछा गया है। यह जो अभी हम करा रहे हैं 2005 में पूछा गया था, इसके पिछला वाला जो कराए वह 2017 में पूछा गया था, और उसके पिछला जो कराए वह 2020 में पूछा गया था। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पंचायती राज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको कौन सी अनुसूची में रखा गया है और क्या क्या जो है कि कब से यह लागू वगैरह किया गया, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार जो है कि कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो देखिए, अगर कोई एमपी है वह जो है कि अपनी सीट से अगर लगातार जो है कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता, तो उसको जो है कि रिक्त कर दिया जाता है, तो वह है आपका 2 माह। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई एमपी 60 दिन तक जो है कि अनुपस्थित रहता है और बिना किसी अनुमति के, मतलब किसी को पता नहीं रहता, बिना अनुमति लिए जो है अनुपस्थित रहता है, तो उसकी जो है कि उसको उस पद को रिक्त कर दिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राज्यसभा में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि राज्यसभा में कितने होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा में आपका जो है वह 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो है कि 12 सदस्य आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जो है कि उसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 238 सदस्य जो होते हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों के जो अनधिक प्रतिनिधि तथा जो होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में
प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो देखिए अगर हम बात करें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में क्या शामिल होता है, तो वह आपका क्या है। देखिए अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो यह भी आपका शामिल होता है। उसके अलावा जो है कि अगर हम बात करें नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, तो यह भी शामिल होता है। अगला अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो यह भी आपके शामिल होते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वह डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा होती है उसमें जो राष्ट्रपति मनोनीत करते वह भी सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा सीधे सदस्य चुने जाते हैं वह भी होते हैं, और जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वह लोग भी होते हैं। तो इसलिए आपका जो है कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह देखिए यह आपका समाप्त होने वाला विषय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह समाप्त होने वाला विषय नहीं होता है। अनुच्छेद जो है कि 83 फर्स्ट के अनुसार जो है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह जो है एक अस्थाई सदन है और इसका 1/3 सदस्य जो है वह प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इस प्रकार जो है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि किस सभा का अध्यक्ष जो होता है उसका जो है कि सदस्य नहीं होता है, तो वह होता है राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यह उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए अभी हमने आपको बता दिया कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो इसको याद रखेंगे। और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो है कि उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, उनको जो है कि अध्यक्ष पद के लिए, राज्यसभा के अध्यक्ष पद के लिए वेतन मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, वह जो उनको वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को वह आपके राज्यसभा का जो अध्यक्ष वह बनते हैं उसका वेतन मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें लोकसभा में सामान्यतः जो है वह आपके 3 सत्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 सत्र बुलाए जाते हैं। अगर हम इन 3 सत्रों की बात करें तो पहला होता है आपका बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो यह 3 सत्र होते हैं, इसको याद रखिएगा। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें संसद का जो 2 सत्र होता है उनके बीच अधिक से अधिक जो अंतराल होना चाहिए वह 6 महीने का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल होता है तो ऐसे में जो है कि बहुत दिक्कत हो सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की अगर हम बात करें कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो लोकसभा का कम से कम जो है वह 2 सत्र बुलाया जा सकता है। इसको याद रखिएगा कि लोकसभा का कम से कम 2 सत्र बुलाया जा सकता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह टॉप 25 क्वेश्चन हो गए जो कि पॉलिटी के हमने लिए थे, और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह दोनों एग्ज़ाम में आपके इससे प्रश्न आएंगे। और जानते हैं कि अगर आपको TRE में अच्छा नंबर लाना है तो आपको पॉलिटी में अच्छा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पॉलिटी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और आपको जो है कि अगर पॉलिटी आपकी अच्छी तैयार हो जाती है तो आप अच्छा खासा स्कोर जो है कि आप BPSC TRE 3 एग्ज़ाम में कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि मैथ्स तो सभी स्टूडेंट करते हैं, साइंस भी सभी करते हैं, ईवीएस भी सभी करते हैं, और जो आपका रीजनिंग वगैरह वह तो सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन जो आपका नंबर गेन कराएगा वह आपका पॉलिटी हो गया, उसके अलावा जो आपका अर्थव्यवस्था हो गया। यह सब प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं इन सब से, तो आप जो है कि उसमें प्लस आ जाएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी का अभी जो है कि हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, या तीसरा पार्ट है, और इसके आगे भी जो है कि 8-10 पार्ट अपलोड करेंगे। तो आप सभी को पढ़ जाइएगा, और सिर्फ आप अगर उतना पढ़ लेते हैं तो एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।